बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, हस्बे साबक हस्बे मामूल प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन सुख और सुकून हो। जी अलवी साहब, क्या खबरें? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर में एक भरपूर जलसा किया है और वो एक भरपूर पावर शो दिखाने में कामयाब रहे हैं। कराची और पेशावर के बाद लाहौर में उनका जलसा एक भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा था और यह समर का गम्माज था कि वो एक पॉपुलर लीडर है और उनकी कॉल पे लोग जो हैं भागे चले जाते हैं और उनकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिनसे गलती हुई है उनके पास मौका है कि वो इस गलती को दुरुस्त कर लें और गलती को दुरुस्त करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। उन्होंने अवाम को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने का भी कहा और उन्होंने कहा कि उन्होंने और भी कुछ बातें की, तोशाखाना के हवाले से भी बातें की, उसका भी जायज़ा लेंगे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी किए जाने वाले एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों को इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से किसी तरह की गैर मुल्की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती के कमेटी के इजलास में कौन कौन सी मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर शख्सियात मौजूद थीं आपको बताएंगे और यह भी जायज़ा लेंगे कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दूसरी दफ़ा इमरान खान का ये बयानिया पिटने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अखलाकी तौर पर कहाँ खड़े हैं। फिर वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं कि तोशा खाना के बाद हेलीकॉप्टर का मामला भी सामने आ गया है। तोशा खाने का कीमती सामान बेचने का इमरान खान पर इल्ज़ाम है और उन्होंने ये इल्ज़ाम रात के जलसे में कबूल भी किया है। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने बताया था कि साइकिल पर आने की मिसालें देने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म का बनी गाला से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट या वज़ीर आज़म हाउस का सफ़र इस कौम को 98 करोड़ रुपए में पड़ा। इमरान खान के आला अखलाकी महासिन के लेक्चर्स की रोशनी में इस सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसे का एक टुकड़ा, जलसे से खिताब का एक टुकड़ा आपको सुनाते हैं जो रात को उन्होंने लाहौर में आवाम से खिताब किया। एक भरपूर शिरकत थी लोगों की, एक भरपूर रश था वहाँ। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ, बल्कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जो इस मुल्क में आजादी चाहते हैं, अपने सब ने तैयारी करनी है, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। अरे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। जी, इमरान खान साहब कहते हैं जिनसे भी गलती हो गई, गलती ठीक करने का एक ही तरीका है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। उनका इशारा किस तरफ है जी, किन से गलती हुई? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने पेशावर और कराची के बाद लाहौर में एक बड़ा जलसा किया है, तारीख़ी जलसा किया है और शायद माजी करीब में इतना बड़ा कोई जलसा नहीं हुआ। रहे उनके मुखालफिन तो वो तो इतना बड़ा जलसा करने की सकत नहीं रखते। मेरा ख्याल है उन्होंने इशारा उन्हीं मख्फी कुव्वतों की तरफ किया है जिनकी तरफ लोग कभी महकमा ज़राअत कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और जिनसे भी गलती हुई है। अब जिनसे मुराद के बहुत से लोग हैं, कोई किसी एक अदारे का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, तो उनकी नज़र में यही है कि वो गलती इसी तरह ठीक हो सकती है कि आप फौरी इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हुकूमत है, ये इसमें शामिल जितनी जमातें हैं, ये हमेशा मुतालबा करती रही हैं कि जी हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। इसमें ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान पेश थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मुतालबा था और मुस्लिम लीग नून का भी यही मुतालबा था। लेकिन अब वो अपने मुतालबे से फिर गए हैं। बल्कि मौलाना साहब तो इसको जाली असम्बली कहते थे, अब वो पता नहीं इसको असली असम्बली क्यों समझ बैठे हैं। तो दोनों तरफ से मेरा ख्याल है मुतज़ाद बातें हैं और ख़ास तौर पर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसमें मुतज़ाद बातें ज़्यादा हैं,
चूँकि ये इसको हमेशा जाली असम्बली कहते रहे और नए इलेक्शन का मुतालबा करते रहे। अब वो जो पहले विराजमान थे इक़्तिदार पे, वो कहते हैं कि इलेक्शन करवाए जाए, और अब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो अभी नहीं होना चाहिए। शायद ये मुमकिन है उनको उसकी पॉपुलर वेव से डरे हुए हैं, चूँकि अभी तक मियाँ शहबाज शरीफ को कोई 12 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म बने हुए, तो नून लीग ने कोई रैली, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई जश्न नहीं मनाया कि उनका इक़्तिदार आ गया है। तो ये भी एक खौफ की एक लहर है कि भाई आखिर क्यों नहीं मनाया, या पता नहीं उनको खुशी नहीं हुई। तो दोनों बातें हैं। सही जी। वो बहरहाल इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कुछ जो इसी तरह जब तनकीद हुई सोशल मीडिया पे, तो उनका कहना ये था कि हमने एहतराम रमज़ान में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं किया, आगे हम इस तरह का करेंगे, या हो सकता है मुमकिन है कि जितना ज़्यादा आवाम का एक मोब है इमरान खान साहब के साथ, शायद इस डर की वजह से भी ना कर रहे हूँ। जो भी सूरत है ज़ाहिर रमज़ान के बाद सामने आ जाएगी, रमज़ान को भी 8-10 दिन ही रह गए। लेकिन इन्होंने अपने खिताब में एक बात ये भी की कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये मत समझिए। कह रहे थे जी कराची और पेशावर के, लाहौर के बाद फिर क्या करेंगे, तो लाहौर के बाद कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और उन्होंने लोगों को कहा कि तैयार रहिए हो जब मैं कॉल दूं इस्लामाबाद की तरफ। क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब लाहौर की कॉल, ये अभी उन्होंने एक सिर्फ डराने के लिए एक ऑप्शन रखा हुआ है, या वो किसी वक्त भी लाहौर की कॉल दे सकते हैं, या दे सकते हैं तो कब दे सकते हैं? नहीं, एक तो बात यह है कि वो लाहौर की सॉरी इस्लामाबाद की कॉल, इस्लामाबाद की लाहौर में उन्होंने जो कहा कि इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, और उन्होंने पूरे मुल्क से कहा है जी। धरनों का उनका पुराना तजर्बा है। देखिए वो रमज़ान में तो ये कॉल नहीं देंगे, रमज़ान में तो उन्होंने 27वीं की शब कहा है कि आप शब दुआ मनाएं और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ फरमाएं। अब ईद के बाद ही है को वो देखिए क्या शो करते हैं। ज़ाहिर है वो एक लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में धरने भी दे सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ कॉल भी दे सकते हैं, जो उनकी आखिरी कॉल होगी, और वो एक बड़ा धरना कर सकते हैं। अभी उनकी पॉपुलर वेव है, इसमें बड़ा धरना हो सकता है। और वेव के बारे में मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि वेव जो पॉपुलर वेव है ये बिल्कुल सैलाब जैसी होती है, इसमें कोई तिनका नहीं ठहर सकता। सैलाब के आगे ना कोई जानवर ठहरता है, ना इंसान ठहरते हैं, ना मकान ठहरते हैं। वो पॉपुलर वेव जिसकी भी हो, जब भी हो, उसके सामने फिर मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों का ठहरना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में ये मेरा ख़्याल है भुट्टो साहब के बाद पॉपुलर वेव आई है। भुट्टो साहब के मुखालिफ भी बहुत सी सियासी क़ुव्वतें थीं, और उन पर मसलन एक इल्ज़ाम लगाया गया कि भुट्टो साहब को कहा गया, जो कि मौलवी थे उनके बहुत से मुखालिफ, कि जी वो पीते हैं। तो भुट्टो साहब ने मोची दरवाज़ा लाहौर में जो जलसा किया तो उसमें ये कहा कि हाँ मैं पीता हूँ, गरीब का खून तो नहीं पीता। तो उनके फॉलोअर्स जो थे नीचे जलसे में, मर्द और औरतें, तो उन्होंने रक्स शुरू कर दिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तुम पियो हज़ारों साल, तुम जियो हज़ारों साल। तो वेव तो इसी तरह की होती है। और भुट्टो साहब की जो वेव थी उसमें तो उन्होंने जिसको भी टिकट दिया, किसी खंबे को भी दिया तो वो भी जीत गया, और बड़े बड़े जागीरदार हार गए थे। तो वेव के सामने रुकना मुश्किल होता है, किसी का ठहरना मुश्किल होता है। अच्छा, अपोजिशन वाले जो मौजूदा हुकूमत है और पहले मुत्तहिदा अपोजिशन थी, इन लोगों का कहना ये है कि जी ये ज़ाहिर है कि एक फ़ौरी नुकसान हुआ है उनका, और उन्होंने एक इस तरह का बयानिया भी दिया। पाकिस्तानी कौम जो है एंटी अमेरिका नारों पे बड़ा रक्स करना होती है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरेगा, उनका ख्याल है या खुशफहमी कह लीजिए कि वो जी ये कम हो जाएगी इनकी पॉपुलैरिटी, ऐसा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जनाब इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी की इस लहर को बरकरार रख पाएंगे रफ्ता रफ्ता, या लोग बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? देखिए जो आपने दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खुशफहमी का, वो मेरा ख्याल है मुनासिब है। चूँकि पाकिस्तान में जब भी हुकूमतें गईं तो उन हुकूमतों के साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, और लास्टली मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो उन्होंने जो यहाँ से मार्च करने की कोशिश की, तो इसी डी चौक में वो 3-4 घंटे तो इंतज़ार करते रहे कि उनकी उस वक़्त कश्मीर में भी हुकूमत थी और गिलगित बल्तिस्तान में भी, कि वहाँ से कुछ बसें आएँ तो वो शुरू करें। और फिर
पिंडी की तरफ गए, पिंडी में फिर ख्वाजा साद रफ़ीक को पता नहीं किसने क्या कहा तो वो 120 की स्पीड पे जेलम पहुंच गए। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें जाने पे आम तौर पर मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, पाकिस्तान में हुकूमतें जब जाती हैं तो उनके साथ लोग खड़े नहीं होते। तो ये मेरा ख़्याल है आप मौजूदा जो हुकूमत में शामिल लोग हैं उनको एक खुशफहमी है, तो खुशफहमी में रहना चाहिए, अच्छी बात है। सही है जी, आपका कहना यह है कि ये इसी तरह ही होगा। अच्छा, फौरी इंतखाबात की बात आपने भी की, इंतखाबात की बात वो भी कर रहे हैं। आज भी हुकूमती ज़ुआमा की तरफ से, उनके तर्जमानों की तरफ से ये बात की गई कि हमें इंतखाबात कराने में कोई कबाहत नहीं है, इंतखाबात हमने कराने और हम यही समझते हैं। मौलाना फजल रहमान भी ये बात कर चुके हैं, इंतखाबात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमने इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमीशन की मुतल्लिका जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं, वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक इंतखाबात मुमकिन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कर चुका है कि 7 महीने से पहले हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। मेरा ख्याल है उन जो तरमीम है उन पे काम जारी है। कौमी असम्बली में इजलास शुरू हो गया, बहुत सी जो कमेटियां हैं वो उस पर वर्किंग कर रही हैं, तरमीम हो जाएंगी और जो मौजूदा हुकूमत है मुझे नहीं लगता कि 3 माह से ज़्यादा चल सके। उसके बाद ये इलेक्शन का डोल डाला जाएगा और ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है जी, ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इसमें हमने एक और चीज़ देखी है कि शेख रशीद साबिक वज़ीर दाखिला और रावलपिंडी के रहनुमा, वो कहते हैं, उन्होंने कॉल दी अपने यहाँ लाल हवेली के जलसे में भी कहा जेल भरो तहरीक शुरू करने की कॉल दे रहा हूँ। उन्होंने जलसों में भी यही बात की, जेल भरो की तहरीक का ऐलान कर रहा हूँ और लोगों से कह रहा हूँ कि जेलें भर दें। अब तक कोई आपके अंदाजे के मुताबिक कोई ऐसा अददुशुमार सामने आए हैं कि पीटीआई के वर्कर्स ने जेलें भर दी हों? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने आज खुद अपनी गिरफ्तारियाँ पेश की हैं? उन्होंने एक ऐलान किया लाल हवेली के सामने, शेख रशीद अहमद ने एक वो तजवीज़ जैसे होती है उस तरह का ऐलान था और उनका कहना था कि मैं कहूँगा इमरान खान से कि जल्द तहरीक जेल भरो तहरीक शुरू करें। तो मेरा ख्याल है अभी तक तो उनकी तजवीज़ नहीं मानी गई। तजवीज़ जब मान, और ये पुराना तरीका है, ये बर सगीर में उस वक्त तरीका आजमाया जाता था। मेरा ख्याल है क़याम पाकिस्तान से पहले जेल भरो तहरीक शुरू की गई थी। तो शेख रशीद अहमद साहब अब पुराने तरीक़ों के ज़रिए नई सियासत करना चाहते हैं। उन्हें पता होगा कि जेल भरो तहरीक के क्या नतीजे निकल सकते हैं। नहीं, देखिए, आज से 4 नस्लें पहले का माहौल और था। आज की नस्ल 4 तीसरी या चौथी नस्ल है, उससे क़याम पाकिस्तान से पहले वाली नस्ल को अगर हम गिन लें, वो लोग सख्त गिर थे, मुश्किलात का सामना करते थे। आजकल की एयर कंडीशन नस्ल और मोबाइल और इंटरनेट की जो नस्ल है जो उनके साथ है, तो आपको लगता है कि ये नस्ल जो है ये जेलों की सऊबतें बर्दाश्त कर पाएगी? जलसों में तो चले जाना थोड़ी देर एंटरटेनमेंट के लिए या एक पॉपुलर लीडर को करीब से देखना, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जेलों की मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त करना निस्बतन मेरा ख्याल है मुख्तलिफ है। आपका अपना तजुर्बा क्या कहते हैं इस हवाले से? चौथी नस्ल तो बड़ी दूर की बात है। मेरा ख्याल है कि जो लोग 20-25 साल पहले पैदा हुए हैं उनकी सोच में और जो 40 साल 50 साल पहले पैदा हुए हैं उनकी सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चूँकि 30 साल पहले तो ये व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अब तो सारी चीज़ें इस पे आ गई हैं, फ़ोन पे। तो मेरा ख्याल है कि सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और अब नस्लों में भी ज़ाहिर है फ़र्क है। चौथी नस्ल के बाद ये बात हो रही है, तो ये बात दुरुस्त है आपकी कि उस वक़्त सख्त गिर इंसान थे, अब तो सख्त गिरी नहीं है, लोगों में नाजुक मिजाजी है। अच्छा, रात के जलसे की जो उनकी मुकम्मल तकरीर थी, उस तकरीर को पहली 2 तकरीरों से मुख्तलिफ पाया गया। पहली तकरीर जो उनकी सबसे पहले जलसे से थी, वो उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को तनकीद का निशाना बनाया, बड़ी खुली डुली गुफ्तगू की और उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। पाकिस्तान के एक अच्छे नेक मुक़द्दस इदारों के ख़िलाफ़ भरपूर ट्रोलिंग की गई। फिर अगले जलसे में उन्होंने उस पर तो हाथ हौला रखा और अदलिया पे बड़ी डट के तनकीद की और उनको निशाना बनाया, जिसका रिएक्शन हमने चीफ जस्टिस की देखा। एक केस की समाअत के दौरान भी उन्होंने उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। रात के जलसे में हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ट्यून बिल्कुल चेंज थी। वो फिर वही 20-22 वर्ष पहले वाले बयानिए की तरफ थे, नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, ये लुट के खा गए, ये हुआ वो हुआ, वही बातें कर रहे थे।
तो क्या उनका ये बयानिया उतना ही अपील करेगा, क्योंकि 22 साल से लोग ये बयानिया सुनते चले आ रहे हैं उनसे, और उनके पास 4 साल भी गुजरे जब ये वज़ीर आज़म थे, सब कुछ कर सकते थे। जिन्होंने पूरी तकरीर सुनी होगी यकीनन लोगों ने, रात भी उन्होंने अदलिया पे बात की और अदलिया के सामने मुख्तलिफ क्वेश्चन रखे। रात भी उन्होंने जिनसे गलती हुई वाली बात की, रात भी उन्होंने रूस की बात की, अमेरिका की बात की। तो मेरा ख्याल है बातें उन्होंने वही की हैं जो कराची में की थी, कोई उसमें ज़्यादा मुख्तलिफ बातें नहीं हुई। अलबत्ता जो नई बात है उसमें हकीकी आज़ादी वाली और ये बातें उन्होंने की कि पाकिस्तान किस लिए बना था, तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है उनका मौक़िफ़ वही रहा। अलबत्ता उन्होंने जलसे से एक दिन पहले ट्विटर स्पेस पे जो गुफ्तगू की, जिसमें उनके मुखालफिन भी उनकी गुफ्तगू सुनते हुए पाए गए, और ट्विटर की तारीख़ में शायद इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी किसी को नहीं मिली। ये एक रिकॉर्ड बना, एक पाकिस्तानी ने रिकॉर्ड बनाया, हमारे लिए यही अच्छी बात है कि चले ये रिकॉर्ड भी किसी पाकिस्तानी के हिस्से में आया। तो उस पे भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए 2-3 दिन से जो गुफ्तगू उनकी सामने आई उसमें यही था कि आप फ़ौज पे तनकीद ना करें, चूँकि बहुत से मुखालफिन या पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान के मुखालफिन हैं उन्होंने एक हमारे अदारे पर तनकीद या अदारे के सरबराह पर तनकीद बहुत शुरू कर दी थी। तो मेरा ख़्याल है कि बहसीत एक सियासी जमात के रहनुमा के इमरान ख़ान ने दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमारी फ़ौज जो है वो एक अजीम फ़ौज है दुनिया की, और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अलबत्ता जो बातें वो करते थे परवेज़ मुशर्रफ के बारे में, वो कल भी उन्होंने बात की कि परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, ये उनका एक ये बयानिया था, और उन्होंने ये मुशर्रफ साहब पर भी तनकीद की और कुछ और गुफ्तगू भी की। लेकिन जो पिछला एक दबो दबंग जब लबो लहजा था उसमें वाज़े फ़र्क देखा गया, और ट्रोलिंग की बात जो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा हुआ मसला, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हुई। कुछ रोबोटिक जाली किस्म के अकाउंट से भी इदारों के ख़िलाफ़ जो PTI की तरफ से चीज़ें ट्रोल की गई, उसमें भी बहुत ज़्यादा बातचीत की गई है। और कौमी सलामती के इजलास में आज बहुत अहम बातें हुई हैं, और उस बात की नफ़ी की गई है जिसके ऊपर सारे का सारा इमरान खान का बयानिया खड़ा था। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे उस हवाले से जिस पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बयानिया पूरा बना इकट्ठा किया है। उनका कहना यह है कि उनकी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत गिराया गया। रात के जलसे में भी उन्होंने ये बात बार बार की, और वो हर जगह यही बात करते हैं, और मौजूदा हुकूमत को वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, 38वां इजलास था ये कौमी सलामती कमेटी का, NSC का, और उसमें जो फ़ैसला किया गया, जो बातें सामने आई, उसमें उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया, उस एलामिया में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिसमें बैरूनी साजिश जो है वो सामने आए। जी मज़हर साहब क्या कहते हैं? आज के एलामिया को DGISP जनरल बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अगर मिला के पढ़ा जाए तो फ़ौज का वही मौक़िफ़ पहले था वही आज है। और आज फ़ौज ने, फ़ौजी सरबराहों ने उस जो 37वां इजलास था उसके मिनट्स की तौसीक की है। तो अगर तौसीक हुई है तो इसका मतलब जो पिछले इजलास में बातें हुई थी वो दुरुस्त है। और चूँकि हमारे फ़ौज के तर्जमान ये फरमा चुके हैं कि साजिश नहीं मुदाखलत की बात हुई, तो मुदाखलत की बात तो हमें मानना पड़ेगी। हाँ, आज की मीटिंग में एक फ़र्क ये था कि सिविलियन जो लीडरशिप थी वो और थी, मगर पिछला जो इजलास था उसकी तौसीक ज़रूर हुई है। आज के इजलास में डॉक्टर असद मजीद ख़ान जो सफ़ीर थे अमेरिका में, उन्होंने शिरकत की, और उन्होंने ज़ाहिर है जो मुरासला भेजा था उस पर ब्रीफिंग दी। अब अगर इसमें हुकूमती लोगों का, सियासी लोगों का मौक़िफ़ अपना ले लिया जाए
तो वो कहते हैं जी ठीक है, इसमें साजिश का जिक्र नहीं। ठीक है, साजिश का जिक्र तो फ़ौजी तर्जमान भी कहते हैं कि नहीं, है मदाखलत है। जबकि जो मुखालिफ PTI के अरकान हैं, मसलन वज़ीर ख़ारजा जो रहे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा जी हमारे मौक़िफ़ की तो तौसीक़ हो गई है। इसी तरह एक और रहनुमा है PTI के, उन्होंने डॉक्टर असद मजीद को सराहा है कि बावजूद प्रेशर के उन्होंने अपना वही मौक़िफ़ अपनाया जो उनका पहले दिन से था। तो ये मेरा ख़्याल है बात जो है ये साजिश और मुदाखलत में फंसी हुई है। अब उसको मुदाखलत कहें या साजिश कहें, खैर ऐसा अमेरिकन बहुत से मुल्कों में करते रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड में तो ख़ास तौर पे होता रहा है। तो इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि यकसर मुस्तरद कर दिया जाए। यकसर मुस्तरद करने वाली बात नहीं है, तौसीक हुई है उसकी पुराने इजलास की। सही है। बहरहाल जो एलामिया उसमें उन्होंने कहा द NSC वाज अगेन इन्फॉर्म्ड बाय द प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज दैट दे हैव फाउंड नो एविडेंस ऑफ एनी कंस्पिरेसी। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि उसके बाद इतला करने के बाद फिर ये इजलास जो है NSC इस नतीजे पर पहुंची, कंक्लूड्स दैट देयर हैज बीन बयान कर दिया, देयर हैज बीन नो कॉन्स्पिरेसी की फॉरेन बात ना भी हो तो इंटरवीन की बात आ जाती है। तो इंटरवीन मेरा ख्याल है कॉन्स्पिरेसी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस इजलास में शरीक थे ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, हिना रब्बानी खर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक थे। कुछ तरह से एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई लंदन में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई और काफ़ी देर वो जारी रही। उस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने कुछ थोड़ी सी मीडिया टाक भी की, आपको वो सुनाते हैं और फिर उसके ऊपर तबसरा करते हैं। जी दोनों रहनुमाओं ने जो गुफ्तगू की वो ज़रा सुनाइए, फिर उस पर मज़हरुल्लाह साहब की राय लेते हैं। हमने उसका इलाज निकाला। वो सिलेक्टेड राज को हम सब पे मुसल्लत किया गया, जिसकी इरादा था कि आपका आजादी छीनना था, मेरा आजादी छीनना। इस सिलेक्टेड राज को खत्म किया है, ये भी एक तारीखी काम है। मगर जो नुकसान हमारा मीशत के साथ इसने कर दिया वो तो उसने कर लिया, हमने उसका इलाज निकाला। जी मईशत के साथ जो नुकसान करना था वो तो हो गया, इसको गिराना था गिरा दिया, लेकिन असल काम अभी शुरू होना है। जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको ठीक करना है। गुजारिश ये है कि ये वही नौजवान रहनुमा है पाकिस्तान का जो पिछले दिनों CNN पे आए बाएँ शाएँ कर रहा था जब ख़ानदानी सियासत की बात हो रही थी, तो इसको बात भी नहीं आ रही थी। अब ये पौने चार साल की बात कर रहे हैं नुकसान की। तो जो पिछले 35-40 साल में इनके कारनामे आए, मैं तो कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो 85 के बाद आज तक की सियासत में जो कुछ हुआ, सियासतदानों ने जो खिलवाड़ किया, उसका हिसाब किताब हो, ताकि सबके करतूत और लक्षण सामने आ जाएं। पौने 4 साल पर तो ये बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन अपने जो 35-40 साल हैं उसको कहते हैं कि वो पता नहीं सोने के थे या दूध के थे या शहद के थे। उस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो एक वजह बयान की जा रही थी, शायद इनमें कोई किसी न किसी जगह पे कोई इख्तलाफ राय है। इत्तेहादियों को साथ लेने की बात थी, जिन इत्तेहादियों की बुनियाद पे जाहिर है कि इन्होंने बड़े कोशिशें की, लॉन्ग मार्च किए, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, नहीं हुकूमत गिरा सके। मौलाना फजल रहमान ने किया, नहीं आके बैठे रहे इस्लामाबाद में, नहीं गिरा सके। नून लीग ने किया, नहीं गिरा सके। इनके साथ इत्तेहादी मिले, वो इत्तेहादी जो इमरान खान के साथ बैठे थे वो इनके साथ आके बैठे, तब ये हुकूमत गिराने में कामयाब हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैबिनेट में इत्तेहादियों को वो हिस्सा नहीं मिला और कहा जा रहा है कि इनके एजेंडे में, मुलाकात के एजेंडे में वो बात भी शामिल थी। इस हवाले से अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर करें। 2 चीज़ें हैं जी। एक तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब सिंध में एक खातून को गवर्नर लगाना चाहते थे। इतलात ये हैं कि उन्हें रोक दिया गया, चूँकि उस खातून ने 2015-16 में इंडियन हाई कमिश्नर को एक लेटर लिखा था जिसमें इंडियन हुकूमत से ये कहा गया था कि वो मुदाखलत करें और कराची के हालात को ये वो संवारें।
दूसरी बात ये है कि पंजाब में भी एक खातून को गवर्नर लगाने की कोशिश हो रही है। वो कोशिश है अभी, उसमें उस खातून ने कहा है कि चलो मैं नाहल हूँ, इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो मुझे गवर्नर लगा दिया जाए। उसका पता नहीं क्या बनता है, लेकिन ख्वाहिश है। तो ये तो तीन बड़ी पार्टियां जो हैं उनमें से ख्वाहिश हो गई। अब सदर के मामले में भी बहुत सी ख्वाहिशात हैं। ज़ाहिर है जो इत्तेहादी, जैसे आपने फरमाया कि उनकी वजह से हुकूमत गिरी, तो वो अपनी कीमत तो लेंगे, वो वसूल करेंगे कीमत। जी, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो जो इत्तेहादी, जो असल वजह है ये हुकूमत गिराने के इमरान खान की, उनको हम देख रहे हैं कि उस तरह हिस्सा नहीं मिला और वो बिल्कुल नाराज़ नज़र आते हैं। और अगर वो वाकई हट जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ के पास वो अददी ताकत ही नहीं रहती जिसकी बुनियाद पर यह हुकूमत कायम रहे। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर है साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के आला अखलाकी और महासिन जो है उनके थे, आला अखलाकियात पे मबनी जो लेक्चर्स देते हैं, वो जो बताते हैं कि वज़ीर आज़म ऐसे भी हैं, सरबराहान ममलिकत ऐसे भी हैं जो साइकिलों पे सफ़र करते हैं, मुल्क के अखराजात कम होने चाहिए, रियासत के अखराजात कम होने चाहिए, कौम का टैक्सों के ऊपर जो पैसा है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। अपने सरबराहान ममलिकत पर उन्होंने ये भी बताया कि बहुत अखराजात उन्होंने कम किए हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लोग उनके ऊपर अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की है और तोशा खाना के हवाले से भी गुफ्तगू की है। मरियम औरंगज़ेब ने इस हवाले से कुछ बातें की हैं, क्या बातें की हैं वो सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जी, शायद कोई माफ़ी चाहते हैं, कोई तकनीकी ख़राबी की वजह से वो शायद वो प्ले नहीं हो रहा। और इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने रात को अपने जलसे में भी कुछ जवाब दिए थे और वो जवाब जो हैं वो भी ज़ाहिर है कि एक फ़नी ख़राबी की वजह से हम आपको नहीं सुना सकते। अलबत्ता ये इल्ज़ाम आयद किया गया था मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कि 98,43,50,000 रुपये का सफ़र पड़ा पाकिस्तान की इस कौम को इमरान ख़ान का बनीगाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ उड़ान का। जी मज़हर बर्लास्त। अब गुजारिश ये है कि इसमें बिल्कुल उनका ख़र्चा पड़ा, ये सही बात है, और वो बाई रोड नहीं आते थे, ये भी दुरुस्त है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। ये जो मरियम औरंगज़ेब साहबा बातें फरमा रही हैं, इनको याद रखना चाहिए कि जो इनका दौर था पिछला, उसमें गवर्नर हाउस लाहौर से हेलीकॉप्टर रोज़ाना उड़ता था पता नहीं कितनी बार, और वो जाता था जाती उम्रा, और उसमें वो लोग भी सफ़र करते थे, यानी सीएम के बग़ैर भी सफ़र होता था, जिसमें हमज़ा शहबाज साहब सफ़र करते थे, मरियम नवाज़ साहबा सफ़र करती थी। उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, ये सब की होनी चाहिए, इमरान ख़ान समेत सब की तहकीकात होनी चाहिए। और जो तोशा खाना की बातें हैं वो भी सब की तहकीकात होनी चाहिए कि किस किस ने इस मुल्क को लूटा, इमरान ख़ान समेत, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब समेत, यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरे लोगों समेत, कि वो कितने कितने की चीज़ें थीं और कितने कितने की ले गए और क्यों ले गए। ये एक मेरा ख्याल है तोशा खाना कमीशन बनना चाहिए जो 85 से आज तक जायज़ा ले कि किस किस ने क्या कुछ लिया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि कौन कितना पवित्र है। ये बात आम पाकिस्तानियों को भी पता चलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने ये कहा कि हमने इसकी कीमतें 50% कर दी हैं, 50% अदायगी करके चीज़ें ले ली जाएं, लेकिन ये इनका इल्ज़ाम है, मरियम औरंगज़ेब ने जो इल्ज़ाम लगाया उनका जी 20% अदायगी की गई उनकी। और दूसरी बात ये है कि जो रियासतों के तोहफे होते हैं, ज़ाहिर है कि इधर से भी जो तोहफे जाते हैं उस पर भी कौम का पैसा लगता है, टैक्स का पैसा जाता है, और उधर से भी जो आते हैं वो उस मुल्क के लोगों के टैक्स के पैसे से आते हैं, वो बाज़ारों में बेचने के लिए नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने इसीलिए गुजारिश की है कि ये सब की तहकीकात होनी चाहिए कि कौन कितने की गाड़ी ले गया, कौन कितने का ब्रीफ केस ले गया, किसने क्या क्या लिया, ये सब की तहकीकात हो ना, ताकि कौम के सामने सब के करतूत और लक्षण आ जाएं कि किस किस ने इस बहती गंगा में हाथ धोए।
लेकिन यहाँ जो असल मामला है वो मामला ये है कि एक शख्स बहुत आला, जी शेख अंसर साहब आप हमारे साथ राब्ते में हैं जी, टेलीफोन आपसे बात हो गई। शेख अंसर अजीज साहब आप मेरी बात सुन सकते हैं? शेख साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शेख अंसर अजीज साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रब्ता हुआ है शेख अंसर अजीज़। शेख अंसर अजीज़ जो हैं ये इस्लामाबाद के मेयर रहे हैं और ये उस ज़माने में इस्लामाबाद के मेयर थे जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये हवाला दिया कि उन्होंने अपने तोशा खानों के पैसों से बनीगाला वाली सड़क बनवाई थी। तो अंसर अजीज़ साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इमरान ख़ान साहब ने उस ज़माने में कितने करोड़ रुपए दिए थे जिनकी वजह से जो उनके घर की तरफ जो सड़क जाती है और बनीगाला की जो सड़क है वो बनी थी, जिसका उन्होंने रात को हवाला दिया? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ा झूठ बोला उन्होंने रात को, अच्छा, बड़ी आवाम के सामने, सही, कि इसमें कोई करोड़ों रुपए की पेमेंट नहीं हुई। सही, असल में ये जो रोड बनी, इन्होंने जो कहा रात को, इन्होंने जो बयान दिया कि मैंने जो तोशा खाने के पैसे थे वो करोड़ों रुपए लगा के मैंने आवाम के फायदे के लिए रोड बनवाई। सही, तो असल उसकी हकीकत ये है कि 2014 में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने सही, तो वो इनके घर गए सही, इनको मिलने के लिए, कर्टेसी कॉल के लिए। तो उस पर जब वो आने लगे तो इन्होंने कहा कि जी मेरे घर की रोड टूटी हुई है तो आप ये रोड बनवा दें। अच्छा, तो उसी वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है और वो मेन मरी रोड से लेके वो इनके जो घर, वो जो इमरान खान चौक कहलाता है, जो जहाँ से पहाड़ी से इनका घर शुरू होता है, वहां तक वो रोड मियां नवाज शरीफ साहब ने 2014 में बनवाई। ठीक। इन्होंने जो रोड की पेमेंट की, जो रोड इन्होंने बनाई, उन्होंने सिर्फ उसके 30 लाख रुपए पे किए, जो इनकी प्राइवेट रोड है, जो सिर्फ इनके घर को जाती है और वहां पे कोई और आदमी नहीं जा सकता और वहां पे कोई अवाम या अवामी बंदा या कोई इस टाइप की कोई चीज उसके किसी के फायदे के लिए कोई चीज नहीं है। तो ये टोटल इन्होंने 30 लाख रुपए पे किए मार्च 2019 में MCI को, जिसके ऊपर हमने इनकी रोड जो थी वो कार्पेटिंग करके। और ये भी वो रोड है जो इमरान खान चौक से आगे अंदर इनके घर के, इनके माल की तरफ जाती है, जिसपे और कोई आदमी नहीं जा सकता, जो इनको मिलने वाले जाते हैं या ये खुद जाते? नहीं, बहुत सी आबादियाँ आगे जाते हैं लोग। जी जी शेख साहब, जो आगे आबादियाँ हैं वहाँ भी तो लोग जाते हैं ना, रहते हैं। नहीं सर, वो इनके घर के सिर्फ नहीं, मैं खुद वहाँ रहता हूँ, मुझे पता है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, आपसे बेहतर जानता हूँ कि वहाँ आगे आबादियाँ हैं, लोग जाते हैं वहाँ। जी शेख साहब आप बात कर रहे थे। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि जी किधर 18 करोड़ रुपए और किधर 30 लाख रुपए, ये देखे ना आप। जी कि जी जी अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि जी मैंने तोशा खाने के जो पैसे हैं वो करोड़ों रुपए अवाम की फलाह के लिए लगा दिए हैं, तो उसमें से तो सिर्फ 30 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं, तो बाकी जो 17 करोड़ और 70 लाख है उसको भी साथ देना। सही है। अच्छा, आपकी जो दौर में कुछ और क्या तरक्याती काम हुए इनके हुक्म हकाम पे? इनके हुक्म काम पे तो कोई तहकीकाती काम नहीं हुआ जी, क्योंकि ये तो हमें काम करने ही नहीं दे रहे थे और हमारे तो जो काम हम ऑलरेडी कर रहे थे उसमें भी ये रुकावटें डाल रहे थे। तो हमने तो अपने तौर पे जो इस्लामाबाद में जितने भी पार्क्स वगैरह हैं और जितनी रोड्स हैं और स्ट्रीट लाइट, पार्क, पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल, कूड़ा करकट के मसाइल, तो वो सारे हमने अपने ऑन पे हमने उसको हल किया है। बल्कि इनको तो जो काम इनको पता चलता था कि मेयर जो है वो काम कोई अच्छा काम कर रहा है, तो ये तो उल्टा उसमें रुकावट डलवाते थे और उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करवा देते थे। जी शेख अंसर अजीज़ साहब, साबिक मेयर इस्लामाबाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी मजहर बरला साहब आप इस पे क्या कहें? नहीं, ये जो शेख साहब ने कहा ना कि रुकावट डाल देते थे, इंक्वायरी शुरू करा देते, तो उस वक्त तो वो वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं थे। और दूसरी बात, शेख साहब को शायद इल्म नहीं है कि इमरान खान के घर के आगे भी आबादियाँ हैं और जो सड़क उनको घर को जाती है वहाँ भी बहुत से लोग रहते हैं और आगे एक पूरी कॉलोनी बनी हुई है। तो ये कहना कि वहाँ सिर्फ उनका घर है, तो ये मेरा ख्याल है ये बात मुनासिब नहीं। जो बात सच है वो करनी चाहिए, इस तरह झूठ बिल्कुल नहीं बोल देना चाहिए। अलबत्ता इमरान खान को भी चाहिए था कि वो तोशा खानों के पैसों को क्यों लगाते इधर तोहफ़ों के। वो वज़ीर-ए-आज़म थे, वो सड़कें बनवा सकते थे, उनके पास बहुत से फंड्स थे, वो बनवा सकते थे सड़कें। उनको उन फंड से बनवानी चाहिए थी जो तरक्याती फंड्स हैं। उन्होंने भी ये काम गलत किया। और चलो वो तो ये कहते हैं कि मैंने कुछ सड़कें बनवा दी, एक सड़क की बात नहीं उन्होंने की। तो जो इनके कायदीन ले गए पैसे, उनका भी हिसाब होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सबका हिसाब हो, ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो, लोगों के, पाकिस्तानी लोगों को पता तो चले
कि किसके क्या करतूत रहे। जी, ये किसका क्या करतूत रहे उसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा अखलाकी महासिन की बात करते हैं, ज़ाहिर है कि वो उससे फिर मुबर्रा नहीं हो सकते, उनकी सूरत हाल जो है खसूसी केस अख्तियार कर जाता है, क्योंकि जो चोर हैं उनके ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम है उनकी मामलात और हैं, नेक लोगों के मामलात और हैं। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नगहबान।